नमस्कार। संपूर्ण प्राचीन इतिहास को एक ही वीडियो में जल्दी से देखते हैं। 30 से 40 मिनट में आपका पूरा एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। शुरुआत करते हैं पाषाणकालीन प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य की। तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिला। किस काल में? नवपाषाण काल में। कश्मीर के बुर्जहोम से गर्तावास का प्रमाण मिला है और इसी से ही मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का प्रथम साक्ष्य भी मिला है। उत्तर प्रदेश के कोलडीहवा से चावल का पहला साक्ष्य मिला है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं जो कि मध्य पाषाण काल के हैं। जबकि बिहार के चिरांद से हड्डी के औजारों के साक्ष्य मिले हैं। ये अक्सर पूछता है। आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण कालीन प्रमुख संस्कृतियों को देख लेते हैं। मिलान करने के लिए आता है आहार संस्कृति, जिसको ताम्रवती संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये बनास घाटी के पास राजस्थान में फैली थी। मालवा संस्कृति, ये मध्य प्रदेश की संस्कृति थी, नर्मदा घाटी के आसपास फैली थी। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में थी और जोरवे संस्कृति ये महाराष्ट्र की संस्कृति थी। बात करते हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो की बात करते हैं जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से स्नानागार, अन्नागार और मातृ देवी की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, जिसमें जो अन्नागार था ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। हड़प्पा जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से R37 कब्रिस्तान और पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निवेदिका और शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला है। पाकिस्तान के चनहूदड़ों से वक्राकार ईंटें, मनका बनाने का कारखाना और कंघे का प्रमाण मिला है। इम्पॉर्टेंट है ये। गुजरात का लोथल, ये गोदीवाड़ा यानी डॉक यार्ड यानी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल का गुजरात का लोथल और यहाँ से युगल समाधान की भी प्राप्ति हुई है। तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुजरात के धौलावीरा से स्टेडियम और जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के बनवाली से जौ और मिट्टी का हल का साक्ष्य मिला है। गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े के हड्डियों के अस्थिपंजरों के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के ही रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है सिंधु सभ्यता में। हरियाणा के कुड़ाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त किए गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता में चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। धौलावीरा नगर 3 इकाइयों में बटा था। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ मातृसत्तात्मक समाज था। सेलखड़ी से बने हुए मोहरे सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है और इसमें एक सींग वाले पशु की आकृति सबसे ज़्यादा इन मोहरों में बनी थी। मातृदेवी की पूजा सबसे प्रमुख थी सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता का निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति को माना जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। मैक्स मूलर जो कि एक विद्वान थे, उनके अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था। जबकि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, परंतु सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है और गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। ऋग्वैदिक काल में गाय का सर्वाधिक महत्व था और गाय को अघन्या भी कहा गया है, यानी हत्या न करने योग्य। प्रमुख वेद और उनको पाठ करने वाले पुरोहित को देख लीजिए। ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होता या होत्र कहलाता था। सामवेद का पाठ करने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता था। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद को पाठ करने वाला पुरोहित अथर्व कहलाता था। ये गद्य और पद्य दोनों में है ये वेद। अथर्ववेद का पाठ करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता था। अथर्ववेद में मुख्य रूप से वशीकरण और जादू टोना के मंत्र सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं, वेदों से संबंधित प्रमुख बातों को देखते हैं। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में सरस्वती मंत्र का उल्लेख है, जबकि 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र जो 4 वर्ण हैं, इनका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अथर्ववेद 4 वेदों में सबसे लोकप्रिय है और इसी में राजा परीक्षित का भी उल्लेख किया गया है तथा अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ इसी को माना जाता है। इसी में पुरुरवा उर्वशी संवाद और पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। वेदों के प्रमुख उपनिषदों को देख लेते हैं।
ऋग्वेद का उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद, सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद जो कि सबसे प्राचीन उपनिषद है और इसमें कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद के उपनिषद को बृहदारण्यक कहते हैं, इसमें गार्गी, याज्ञवल्क्य, संवाद और ओम की उत्पत्ति का वर्णन है। इसके अलावा यजुर्वेद का एक और उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद, इसमें यम, नचिकेता, संवाद का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडकोपनिषद जिससे कि सत्यमेव जयते लिया गया है। सभा और समिति ये ऋग्वैदिक काल की दो प्रमुख संस्थाएं थीं। ऋग्वैदिक काल में जीवन भर कुंवारी रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं की बात करें तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, 250 मंत्र इन पर आधारित हैं ऋग्वेद के। ये शक्ति और न्याय के देवता थे तथा इनको पुरंदर भी कहा गया है। अग्नि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को ही समर्पित है। ऋग्वेद में इनके नाम पर कुल 200 मंत्र थे। वरुण देव को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ये जलों और ऋतुओं का रक्षक था, जलों और ऋतुओं के बीच रक्षक का काम करता था। ओके, अब बात करें उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं की, तो उत्तर वैदिक काल में राजत्व की दैवी अवधारणा का सिद्धांत आया और इसी के सिद्धांत के तहत राजा जो है वो प्रभावशाली हो गया। कृषि मुख्य पेशा थी उत्तर वैदिक काल की, इसमें हल को सीर और कृषि भूमि को शीता कहा गया। प्रजापति इस वैदिक काल का प्रमुख देवता था। राजा को सलाह देने के लिए रत्निन की नियुक्ति की गई थी। आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ भी उत्तर वैदिक काल से होता है, सर्वप्रथम जबालोपनिषद में इसका उल्लेख है। गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ भी उत्तर वैदिक काल में ही है और षड दर्शन जो 6 दर्शन है उनका बीजारोपण भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था, हालांकि उनका अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ था। ओके, लोहे की खोज 1000 BC में एटा के अतरंजी खेड़ा से हुई थी। षड दर्शन को देख लीजिए, 6 दर्शन कौन कौन से हैं। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, इसके प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम हैं। ये तर्क और ज्ञान पर आधारित दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद मुनि हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत कहा जाता है इसके प्रतिपादक ऋषि बादरायण हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख, बात करते हैं महाजनपद की, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी को देखते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और कुशावती दोनों थी। उत्तरी कौशल दक्षिणी कौशल में बटा था ये। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, राजस्थान में स्थित है। अशमक की राजधानी पोटली या पोतना थी। ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था जो कि महाजनपदों में आता था। कौन? अशमक, जिसकी राजधानी थी पोटली या पोतना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मगध साम्राज्य की तरफ। मगध साम्राज्य में 3 वंशों ने लाइन से शासन किया। हर्य का पितृहंता वंश, शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश। ठीक है। हर्य का पितृहंता वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। इसके अलावा बिंबिसार को कौशल देवी से विवाह करके काशी दहेज में मिला। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी गंगा सोन नदी के संगम पर। नागदशक ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। बात करें नंद वंश की, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था जो कि कलिंग विजेता प्रथम मगध शासक भी था। एक छत्र व एक राठ की उपाधि भी महापद्मनंद ने धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो कि सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर की बात करें तो ये यूनान निवासी था। 326 BC में खैबर दर्रा को पार करके भारत पर इसने आक्रमण किया था। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसका नाम था वितत्सा या हाइडेस्पीज का युद्ध, जिसमें पोरस की हार हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसको उसका राज्य वापस लौटा दिया था। बात करते हैं जैन धर्म के तीर्थंकरों की, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए जिसमें प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ या ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ या सांड। द्वितीय थे अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह गज था यानी हाथी। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे जिनका शंख था प्रतीक चिन्ह। 23वें पार्श्वनाथ थे जिनका सर्प प्रतीक चिन्ह था और ये काशी के महाराज अश्वसेन के पुत्र थे।
24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह यानी शेर। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जामाली थे। जैन धर्म की विशेषताओं की बात करें तो जैन धर्म में त्रिरत्न का उल्लेख है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित हैं। पंच महाव्रत भी जैन धर्म की ही विशेषता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पंच महाव्रत हैं। इसके अलावा पुनर्जन्म में विश्वास जैन धर्म करता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। संलेखना पद्धति, निर्जरा, स्यादवाद, सप्तभंगनीय, ये जैन धर्म से संबंधित ही प्रमुख शब्दावलियां हैं जो आप लोग अक्सर सुनते होंगे। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि इससे माना जाता है युद्ध और कृषि दोनों में हिंसा होती है, तो इसीलिए जैन धर्म में ये दोनों वर्जित है, क्योंकि जैन धर्म अहिंसा में विश्वास करता है। ओके। जैन संगीतियों की बात करें तो दो प्रमुख जैन संगीतियाँ हुई थी। प्रथम जैन संगीत पाटिलपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इसमें श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया था। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे, इन दोनों संप्रदायों में इसका विभाजन हो गया। द्वितीय हुई थी गुजरात के बल्लभी में। इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। ओके, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनको महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, जिसको महानिभिष्क्रमण कहा जाता है, और इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। 35 वर्ष में निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल वृक्ष गया नामक स्थान पर। पहला उपदेश इन्होंने ऋषि पत्तनम में दिया, जिसको सारनाथ कहा जाता है। इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र को दिया। बौद्ध धर्म का अगर हम बात करें तो सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इनकी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, और उन्हीं की याद में एक स्तूप का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म की विशेषताओं को देखें तो ये एक अनीश्वरवादी और अनात्मवादी धर्म है, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसमें भी त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। 4 आर्य सत्यों का भी उल्लेख है, जो कि दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हैं, और इसी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध साहित्य जो त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं, इसमें सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म में संघ में प्रविष्ट होना उपसंपदा कहलाता था, और गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाता था। बौद्ध संगीतियों को देख लेते हैं। 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हैं। पहली संगीति राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक थे अजातशत्रु, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, जिसके अध्यक्ष शुभकामी थे, और उस समय शासन था कालाशोक का, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई। उसके अध्यक्ष थे मोगल पुत्र तिस्स, और उस समय मौर्य वंश के अशोकों का शासन था। और इस संगीति में तीसरा पिटक जोड़ा गया, जो अभिधम्म पिटक था, वो तृतीय बौद्ध संगीत में जोड़ा गया। चतुर्थ और सबसे महत्वपूर्ण है, ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और इस समय कुषाण वंश के शासक कनिष्क का शासन था। और इसी संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ हीनयान और महायान संप्रदाय में। ओके, बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित है। माध्यमिकवाद या शून्यवाद, जिसके प्रवर्तक हैं नागार्जुन, ये महायान का संप्रदाय है। बात करते हैं भागवत या वैष्णव धर्म की, तो इसके प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है, जो कि घोर अंगिरस के शिष्य थे। नवधा भक्ति, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। पाशुपत संप्रदाय, ये शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक थे लकुलीश। बात करते हैं संगम काल की, जो कि दक्षिण भारत के इतिहास को बयां करती है। इसकी जो प्रमुख 3 संगम हुए थे, संगोष्ठियाँ हुई थी, उसमें जो पहला संगम था वो मदुरा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। और तृतीय संगम मदुरा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। तो ये 3 संगम प्रमुख रूप से हुए थे, इंपॉर्टेंट हैं। संगम युग के राज्यों को देख लेते हैं। तो चोल, चेर और पांड्य, ये संगम युग के 3 प्रमुख राज्य थे। चोल की राजधानी पुहार या कावेरी पत्तनम थी, और इसमें प्रमुख शासक था कारिकाल।
चेर की राजधानी करौयूर थी, इसमें सेनगुट्टवन प्रमुख शासक था। इसी ने पत्नी देवी की पूजा प्रारंभ करवाई थी। जबकि पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा था और पांड्य राज्य अपने मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ओके, आगे बढ़ते हैं। संगम काल का व्याकरण ग्रंथ जो है उसको तोलक्कापियम के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र व्याकरण ग्रंथ है जो कि संगम काल में उपलब्ध है। संगम काल के महाकाव्य को देख लीजिए। शिलप्पादिकारकम, इसके लेखक इलिंगो आदिगल थे, इसको तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। मणिमेखले, इसके लेखक थे शीतले सत्यनार, इसको तमिल साहित्य की ओडिसी कहा जाता है। और तीसरा जो महाकाव्य था जीवक चिंतामणि, इसको विग्रह की पुस्तक कहा जाता है। ओके, अब आते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य की तरफ। मौर्य साम्राज्य 322 बीसी से 184 बीसी ये इसका काल था। इसमें जो प्रमुख शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक और सबसे लास्ट में अंतिम शासक जो था वो था बृहद्रथ मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये मौर्य वंश का संस्थापक था। विलियम जोन्स ने इसको सैंड्रो कोट्स कहा। ये भारत का पहला महान ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बना, इसको अमित्रघात की उपाधि दी गई है। इसी के शासनकाल में सीरिया का राजदूत डाइमेकस भारत आया था। इसी के दरबार में पिंगल वत्स नामक आजीवक नामक एक विद्वान था, वो इसी के दरबार में रहता था जिसका नाम था पिंगल वत्स। ओके, बिंदुसार के बाद अशोक का काल आया। अशोक मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक माना जाता है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन है। भारत में शिलालेख का प्रचलन इसी के काल में हुआ। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक नाम इसका मिलता है, जबकि अन्य अभिलेखों में इसका नाम है देवनाम प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कलिंग युद्ध जो कि अशोक से संबंधित है 261 बीसी में हुआ था। उस समय कलिंग का शासक नंदराज था और उसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग उड़ीसा में स्थित है और इसी युद्ध ने अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उसके बाद से इसने युद्ध को छोड़कर और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। अशोककालीन अभिलेख को देख लीजिए। अशोककालीन अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। लगभग सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, सिर्फ कांधार अभिलेख को छोड़कर। कांधार अभिलेख ग्रीक भाषा में लिखा गया है, जबकि अधिकांश जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। सिर्फ मानसेहरा और सहबाजगढ़ी अभिलेख ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेखों को देख लीजिए। कुल 14 शिलालेख हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको देखिए। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है, जिसमें चेर, चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी हैं। तृतीय शिलालेख में युक्त और रज्जुक की नियुक्ति का प्रावधान है। पांचवां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। आठवां शिलालेख अशोक की धम्म यात्राओं से संबंधित है, जबकि जो 13वां और सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है वो कलिंग युद्ध और धम्म विजय की घोषणा से संबंधित है। अन्य स्तंभ लेखों को देख लीजिए। दिल्ली मेरठ व दिल्ली टोपरा अभिलेख, ये अशोक के अभिलेख थे। इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लेकर आया था। ये रानी का अभिलेख, ये कौसाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें रानी कारवाकी का उल्लेख किया गया है। रुम्मनदेही स्तंभ लेख जो कि नेपाल में स्थित है, ये आर्थिक अभिलेख माना जाता है। इसी में अशोक ने लुम्बिनी में जो बलि नामक कर को माफ़ किया, जो कि एक धार्मिक कर था, और भू राजस्व की दर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारियों को देख लीजिए और उनके कार्यों को देख लीजिए। समाहर्ता, ये वित्त मंत्री कहलाता था, कर निर्धारण मंत्री था। सन्निधाता को कोषागार संरक्षक कहा जाता था। कर्मांतिक, ये उद्योग मंत्री था। पण्याध्यक्ष क्या था? व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख था। सीताध्यक्ष क्या था? राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। महामात्य सर्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य सर्प कहा जाता था। धर्मस्थीय क्या था? दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय, जबकि कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय को कहते थे। अदेव मात्रिक क्या थी? मौर्यकाल में वह भूमि जिस पर बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो, मौर्यकाल में उसको अदेव मात्रिक कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। 304 बीसी से 299 बीसी तक ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका, और इसी पुस्तक इंडिका के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त था।
तथा भारत में दास नहीं थे, ऐसा इसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का भी वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसके लेखक हैं कौटिल्य। इनको विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है तथा इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है। इसमें राज्य के 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है और सप्तांग सिद्धांत भी अर्थशास्त्र से ही संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सप्तांग सिद्धांत में सबसे ऊपर स्वामी हैं, फिर अमात्य हैं, फिर जनपद है, फिर दुर्ग है, फिर कोष है, फिर दंड है और सबसे लास्ट में मित्र का स्थान है। 9 प्रकार के दासों का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में ही मिलता है। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सबसे उत्तम और गन्ने के फसल को सबसे निकृष्ट बताया गया है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल पर आते हैं हम लोग। 184 बीसी से 319 एडी तक ये मौर्योत्तर काल का समय था। मौर्योत्तर काल में एक साथ 2 घटनाएं घटी। एक तरफ विदेशी आक्रमण भी हुए और दूसरी तरफ कुछ भारतीय राजवंश भी आए थे। विदेशी आक्रमणों में इंडो ग्रीक, शक और कुषाण प्रमुख हैं, जबकि भारतीय राजवंशों में शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश, कलिंग का चेदी वंश और वाकाटक वंश प्रमुख हैं। सबसे पहले इंडो ग्रीक को देखते हैं। इंडो ग्रीक में मिनांडर, जिसको मिलिंद कहा जाता था, ये डेमेट्रियस वंश का शासक था। इसकी राजधानी साकल थी। इसका वर्णन मिलिंद पान्हो ग्रंथ में है, जिसका जो लेखन है वो नागसेन द्वारा रचित है, यानी नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पान्हो में मिनांडर का उल्लेख किया गया है। दूसरा था एंटीवाल कीट्स, ये यूक्रेटाइड वंश से संबंधित था। इसी के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। बात करें शक वंश की, तो शक वंश में रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक था। रुद्रदामन के विषय में जानकारी का स्रोत है उसका जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। सुदर्शन झील की मरम्मत इसी के काल में हुई थी। नहपान, ये भी एक शक शासक था जिसको छहरात वंश का विनाशक कहा जाता है। छहरात वंश का ये शासक था। नहपान विनाशक नहीं था, विनाशक आगे बताएंगे। कुषाण वंश की बात करते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक था विम कडफिसेस। इसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। कनिष्क, ये कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसकी राजधानी 2 थी, पुरुषपुर पेशावर में थी और मथुरा में भी थी। 78 ईस्वी में इसने अपना राज्यारोहण कराया और तभी से हम लोग शक संवत को जानते हैं। इसके जो राज्यारोहण का तिथि जो वर्ष है 78 ईस्वी, ये भारत में शक संवत का सूचक है। इसके दरबार में नागार्जुन, चरक, अश्वघोष और वसुमित्र जैसे विद्वान रहते थे। गांधार और मथुरा कला शैली का जन्म भी कनिष्क के काल में ही हुआ था। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी महात्मा बुद्ध की, वो मथुरा कला शैली में ही निर्मित हुई थी। बात करते हैं शुंग वंश की। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसकी जानकारी का स्रोत अयोध्या अभिलेख है, जो कि इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ भी किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कण्व वंश की बात करें तो कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था, जबकि अंतिम शासक सुशर्मन था। ओके। आंध्र सातवाहन वंश की बात करें तो इसका संस्थापक सिमुख था। इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में थी। प्रथम शासक आंध्र सातवाहन वंश का सातकर्णी प्रथम था। उसके बाद हाल था, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी और फिर वशिष्ठी पुत्र पुलवामी भी इसी का शासक था। पहली शताब्दी में ब्राह्मणों को भूमिदान का साक्ष्य इसके नागनिका अभिलेख में मिलता है और ये सबसे पहले इसी आंध्र सातवाहन वंश में ही प्राप्त होता है। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की और इसी के काल में गुढ़ाढ्य ने बृहत कथा कोश की रचना की थी। प्रमुख शासकों में गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसको छहरात वंश का विनाशक कहा जाता था और इसकी एक उपाधि थी एका ब्राह्मण। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। कलिंग का चेदी वंश देखते हैं। इसके संस्थापक थे महामेघवाहन, लेकिन इसका सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, जिसके बारे में जानकारी हमको इसके हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। वाकाटक वंश का संस्थापक बिंद शक्ति था, याद रखिएगा। सातवाहन शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए थे, यानी भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने चलाए, तो सातवाहन शासकों ने चलाए थे, सातवाहन वंश के। बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। 319 से लेकर 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासन था। इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया और लिच्छवी राजकुमारी
कुमार देवी से विवाह भी किया था। गुप्त वंश के प्रमुख शासकों का क्रम देख लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त और लास्ट में विष्णुगुप्त। ओके, बात करें समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख है। समुद्रगुप्त को पृथ्व्या प्रथम वीर कहा जाता था, इसकी उपाधि थी। इसने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, गरुड़, धनुर्धर, परश, अश्वमेघ, व्याघ्रहंता और वीराशरण। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। इसकी 2 राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। वैवाहिक संबंध से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जैसे अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से इसने किया था। मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण भी इसी ने करवाया था। इसी के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह और घटकर पर प्रमुख थे। इसी के काल में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाह्यान, जिसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था फू ओ की। कुमार गुप्त की बात करते हैं तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख इसी के समय में उपलब्ध हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने ही की थी। स्कंदगुप्त के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी हूणों का आक्रमण। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के ही समय में हुआ था। हूण क्या थी? हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिसके प्रमुख नेता थे तोरमाड़ और मिहिर कुल। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों की पराजय का जिक्र है, परंतु इसी के भीतरी अभिलेख में केवल युद्ध का जिक्र है, उसमें जय पराजय का जिक्र नहीं है। स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त ने सुदर्शन झील की मरम्मत भी कराई थी। गुप्त शासक भानुगुप्त के समय का एक अभिलेख है जिसका नाम है एरण अभिलेख, 510 ईस्वी का है। इसी में सबसे पहले भारत में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है परीक्षा में। गुप्तकालीन शासकों की उपाधियों को देख लेते हैं। श्रीगुप्त की उपाधि थी महाराज। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि थी महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त की उपाधि थी सर्वराजोच्छेता और पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और परम भागवत कहा जाता था। कुमारागुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता था, जबकि स्कंदगुप्त की उपाधि थी शक्रादित्य और कुमारादित्य। गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेखों को देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, हरिशेन द्वारा रचित है। भिलसड़ अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है, कुमारगुप्त से संबंधित है। इलाहाबाद का मानकुंवर अभिलेख, ये भी कुमारगुप्त से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन वाला भी है और ये स्कंदगुप्त से भी संबंधित है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों से ही ये संबंधित है, ठीक है, और दोनों अलग अलग अभिलेख हैं। गाजीपुर का भीतरी अभिलेख ये भी स्कंदगुप्त से संबंधित है और एरण अभिलेख भानुगुप्त के समय का है। गुप्त काल की प्रमुख विशेषताओं को देख लीजिए। गुप्तों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। 2 गुप्त शासक समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। साम्राज्य इस समय प्रांत में बटा था जिसको देश या भुक्ति कहते थे। गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारियों को देख लीजिए। महाबलाधिकृत सेनापति को कहा जाता था। महादंड नायक के न्यायाधीश थे। संधि विग्रह के युद्ध और शांति के मंत्री थे। उपरिक ये देश या भुक्ति का अधिकारी माना जाता था। विषयपति ये जिले का अधिकारी होता था। और सार्थवाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यापारियों के प्रधान को गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था। गुप्तकालीन समाज और अर्थव्यवस्था को देखिए। पहली बार कायस्थ जाति का उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में गुप्त काल में मिलता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में सर्वप्रथम महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। देवदासी प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और दास प्रथा का प्रचलन गुप्त काल में था। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। गुप्तों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, याद रखिएगा। मंदिरों और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि अग्रहार कहलाती थी। नारद के अनुसार 3 प्रकार की भूमि होती थी, खिल, अर्धखिल और वन, जबकि अमर उपकोष के अनुसार 12 प्रकार की भूमियाँ होती थीं। प्रमुख भूमि देख लीजिए। क्षेत्र ये खेती करने योग्य भूमि थी। वास्तु निवास करने योग्य भूमि थी, जबकि खिल ये गैर कृषि योग्य भूमि थी। गुप्तकालीन कला और धर्म को देख लीजिए। कला साहित्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है गुप्त काल को। ओके, मंदिर निर्माण कला का जन्म जो कि नागर शैली में निर्मित थे वो गुप्त काल में ही हुआ। नव वैष्णववाद का जन्म भी गुप्त काल में हुआ। त्रिदेव की परिकल्पना यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना भी गुप्त काल से ही आई। षड दर्शन का अंतिम रूप से संकलन भी गुप्त काल में हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था।
अजंता व बाघ की चित्रकला जो मध्य प्रदेश में स्थित है, बाघ की चित्रकला, और अजंता महाराष्ट्र में स्थित है, इसका जन्म भी गुप्त काल में ही हुआ। अजंता गुफा बौद्ध धर्म यानी महायान से संबंधित है, इसकी खोज जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि शिखर का पहला उदाहरण है, गुप्त काल से ही संबंधित है। कानपुर का भीतरगांव मंदिर ये केवल ईंटों से निर्मित मंदिर है। नवनीतकम ये गुप्त काल का प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ है। वराह मिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं जिन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और लघु जातक नामक किताबें लिखी। आर्यभट्ट ये गुप्त काल से ही संबंधित हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ हैं। कालिदास भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि, भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले, ये भी गुप्त काल से ही संबंधित थे। गुप्तोत्तर काल पे आते हैं। गुप्तोत्तर काल में बहुत सारे वंश आए जिसमें मैत्रक वंश, मौखरी वंश, गौड़ वंश, पुष्यभूति वंश, हूण वंश आदि। ठीक है, जिसमें वल्लभी का जो मैत्रक वंश था उसका संस्थापक भट्टार्क था। महाकवि जो भट्टी थे वो ध्रुवसेन चतुर्थ के दरबार में रहते थे, इसी वंश से संबंधित थे। मौखरी वंश जो कि कन्नौज में था उसका संस्थापक हरिवर्मा था। इसके प्रमुख शासक ईशान वर्मा थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। पुष्यभूति वंश जो कि स्थानेश्वर में स्थित था, इसके संस्थापक थे पुष्यभूति, लेकिन इसका प्रमुख शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। इसकी राजधानी कन्नौज थी। हर्ष के विषय में जानकारी का स्रोत बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेख है। भारतीय हातिम इसकी उपाधि थी और इसको सकलोतरा पतनाथ भी कहा जाता था। बाणभट्ट जिसके रचयिता जिन्होंने हर्षचरित लिखा, इसके अलावा जयसेन और मयूर ये इसके दरबारी कवि थे। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। कन्नौज सभा और प्रयाग सभा जिसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था उसका आयोजन भी हर्ष ही करवाता था। हर्ष के समय में एक चीनी यात्री आया जिसका नाम था ह्वेनसांग। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सी यू की। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के राजवंशों की। दक्षिण भारत के राजवंशों में चालुक्य वंश, चोल वंश, पल्लव वंश और पांड्य वंश प्रमुख हैं। चालुक्य वंश की बात करें तो चालुक्य वंश में कुल 4 शाखाएं थी। बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और अनहिल वाड़ा के चालुक्य। सबसे पहले वातापी या बादामी के चालुक्य की बात करें तो इसका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, लेकिन इसमें जो पुलकेशिन द्वितीय था वो इस वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में जानकारी का स्रोत रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख है और इसी ने पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। बहुत बार पूछ चुका है ये। कीर्तिवर्धन द्वितीय ये इस वंश का अंतिम शासक था। कल्याणी के चालुक्य की बात करें तो इसका संस्थापक तैल द्वितीय था। इसने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। विक्रमादित्य 6 इस वंश का सबसे प्रमुख और महान शासक था। इसी के दरबार में विक्रमांक देवचरित्र का लेखक बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर जो कि मिताक्षरा के रचयिता हैं वो रहते थे। ओके, पल्लव वंश की बात करें तो इसकी राजधानी कांची थी, राजकीय भाषा संस्कृत थी और इसका संस्थापक सिंह विष्णु था। इसी के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ लिखा और महेंद्र वर्मन शैली का विकास भी किया था। इसी के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में दंडी नामक विद्वान रहता था जिसने दशावतार स्तुति नामक ग्रंथ लिखा था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही नरसिंह शैली में मंदिर और मंडप बनवाए। रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा कहते थे। मंडपों में जो मंडप थे उसमें महिष और वराह मंडप जो थे वो प्रमुख थे। ओके, चोल साम्राज्य की बात करें तो ये पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच स्थित था। इसके संस्थापक थे विजयालय, लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था राजराज प्रथम जिसको अरमोली वर्मन भी कहा जाता है। ये सबसे महान शासक था। इसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। भूमि की माप करवाने वाला ये पहला चोल शासक था। दूसरा प्रमुख शासक था राजेंद्र प्रथम जिसने गंगा का अभियान और गंगई कोंडचोलपुरम की स्थापना की। इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीता और बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था इसने। राजेंद्र तृतीय ये चोल वंश का अंतिम शासक था। चोल वंश के बाद कुलोत्तुंग प्रथम आया जो चोल और चालुक्य दोनों के मिश्रित वंश का संस्थापक हुआ, कुलोत्तुंग प्रथम, और इसी के दरबार में तमिल रामायण के रचयिता कवि कम्बन रहते थे। चोल साम्राज्य की विशेषताओं की बात करें तो चोल साम्राज्य अपने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। सभा अपनी समिति के माध्यम से कार्य करती थी जिसे वारियम कहते थे। चोल साम्राज्य में मानक सिक्का जो होता था उसको कलंजू या कल्याणजू कहते थे। भू राजस्व कर को इस काल में कड़माप या कडिमे कहते थे जो कि कुल उपज का 1/3 होता था।
कन्नड़ काव्य के 3 रत्न कौन है? पंपा, पोन्ना और रन्ना। बहुत बार पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये। तिरुक्कल जो कि तुरुवल्लूर द्वारा रचित है, इसको तमिल बाइबल कहा जाता है। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को इस काल में चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। ओके। दक्षिण भारत के शासकों की उपाधियां देख लीजिए। पुलकेशिन प्रथम ने श्री पृथ्वी वल्लभ और सत्याश्रय की उपाधि ली। ओके। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणेश्वर पथनाथ और पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि ली। विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची कोंडा की उपाधि ली। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल और वातापी कोंडा की उपाधि ली। विजयालय ने नरकेसरी और तजई कोंडा की उपाधि ली। परांतक द्वितीय को सुंदर चोल कहा जाता था। राजराज प्रथम ने चोल मार्तंड और शिवपाद शेखर की उपाधि ली, जबकि राजेंद्र प्रथम ने गंगय कोंड चोल की उपाधि ली थी। ओके। अब दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर देख लीजिए और उनके संस्थापक को देख लीजिए। आदिवराह मंदिर जो कि मामल्लपुरम में स्थित है, इसका संस्थापक, इसको किसने बनवाया था? पल्लव वंश के सिंह विष्णु ने। पल्लव वंश के ही नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 2 प्रमुख निर्माण करवाए थे, जिसमें कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महामल्लपुरम का तटीय मंदिर जिसको सोर टेम्पल कहा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तंजौर में राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। प्राचीन काल के प्रमुख संप्रदाय देख लीजिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलपुत्र घोषाल थे। यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजीत केस काम्बलिन थे। विज्ञानवाद के संस्थापक मैत्रेयनाथ थे। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप थे। अनिश्चयवादी के संजय विट्ठलपुत्र थे और वीरशैव के वासव राज थे। ओके। अब हम बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन वंश की। पूर्व मध्यकालीन वंशों में पाल वंश, सेन वंश, राष्ट्रकूट वंश और राजपूत वंशों में गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल, गढ़वाल, परमार और चौहान वंश प्रमुख हैं। पाल वंश की बात करें तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने ओदंतपुरी बिहार और नालंदा बिहार का निर्माण कराया, जबकि इसी वंश का शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी बिहार का निर्माण कराया, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सेन वंश जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित था, इसका एक प्रमुख शासक था लक्ष्मण सेन। इसी के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव और हलायुध नामक विद्वान रहते थे। अगला वंश है राष्ट्रकूट वंश। इसका संस्थापक दंतिदुर्ग था। इसकी भाषा कन्नड़ थी और ये चालुक्यों के सामंत थे। इसकी राजधानी कर्नाटक में स्थित मान्यखेत थी। इसी वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। इसी वंश के शासक अमोघवर्ष ने वीर नारायण की उपाधि ली थी तथा कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना भी की थी। तक्कोलम का युद्ध इसी वंश में हुआ था, जो कि कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम जो कि चोल शासक था, इसके बीच में हुआ था। कुछ प्रमुख राजपूत काल को देख लीजिए। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वप्रथम उल्लेख एहोल अभिलेख में है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। मिहुर भोज इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसने आदिवराह और प्रभास की उपाधि धारण की थी। चंदेल वंश जो कि जेजाग भुक्ति में स्थित था, इसके संस्थापक नन्नुक थे। इसकी राजधानी खजुराहो थी। सेनापति आल्हा उदल इसी वंश के परमार्द देव के दरबार में थे। ये जगनिक के आला खंड के नायक थे। कंदरिया महादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर ये इसी काल में बने थे। कन्नौज का गढ़वाल वंश, इसका संस्थापक चंद्रदेव था, लेकिन प्रमुख शासक जयचंद था। जयचंद चंदावर युद्ध से संबंधित है, जो कि मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। संस्कृत कवि श्रीहर्ष जिन्होंने नैसत चरितम की रचना की, ये जयचंद के दरबार में ही थे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के चालुक्य वंश को देखते हैं। इसका संस्थापक मूलराज था। इसकी राजधानी अनिलवाड़ा थी। इसी के शासक भीम प्रथम के समय में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के ही मंत्री बिमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। कर्णदेव ने अहमदाबाद नगर बसाया था और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। मालवा के परमार वंश की राजधानी उज्जैन थी। इसका सबसे प्रमुख शासक भोज था, जिसने भोजपुर नगर की स्थापना की। भोज की मृत्यु को निरालंबा सरस्वती कहा गया है। अजमेर का चौहान वंश, इसका संस्थापक वासुदेव था, लेकिन सबसे प्रमुख शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसको चौहान कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान था। इसने राय पिथौरा की उपाधि ली थी। तराइन का युद्ध इसी के बीच में हुआ था। चंदवरदाई जो कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता थे, वो पृथ्वीराज चौहान के ही दरबार में कवि थे। त्रिपुरी जबलपुर का कलचुरी वंश, इसके संस्थापक कोक्कल प्रथम थे और इसी वंश के युवराज प्रथम के दरबार में काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर रहते थे। ओके, तो ये कुछ प्रमुख वंश थे पूर्व मध्यकाल के।
तो इस तरीके से हमने 40 मिनट में मात्र आपके पूरे संपूर्ण प्राचीन इतिहास का एक ऐसा रिवीजन करवा दिया है जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। नमस्कार।